Hello and good morning everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 1st of September 2024. Hope you all are doing well in your studies, in your life. So without getting delay, let's get started. हमारी पहली खबर क्या कहती है? Cyclones heavy rain likely in September, with a La Nina or a cooling of a central Pacific Ocean expected to firmly take root in September. The IMD has forecast a rainy September with several parts of North India expected to receive heavy rainfall. जो हमारी मीटेरोलॉजिकल डेटास को फोरकास्ट करती है, जो हमारी इंस्टीट्यूट है जो कि वेदर रिलेटेड डेटास के बारे में हमें बताती है कि कितना टेम्परेचर रहने वाला है, कब बारिश होने वाली है या कब हीट वेव्स आएंगी, कैसा टेम्परेचर रहेगा, उसी इंस्टीट्यूट दैट इज इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि सितंबर मंथ में हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है. द रीजन इज ला नीना. यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है एल नीनो और ला नीना. ला नीना और एल नीनो वेदर रिलेटेड फेनोमेनन्स रहते हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट करते हैं. एल नीनो और ला नीना, इसको इन डेप्थ समझते हैं. पहले समझते हैं मॉनसून. हम मॉनसून की बात कर रहे हैं ना कि मॉनसून में बारिश ज्यादा होगी या सितंबर मंथ में जो हमारा ये टाइम पीरियड मॉनसून मंथ चल रहे हैं तो इसमें हमें ज्यादा रेनफॉल देखने को मिल सकती है. तो मॉनसून क्या होता है? मॉनसून एक अरेबिक वर्ड मौसम से निकला है, उसे डिराइव किया गया है. मॉनसून बेसिकली इंडिया का एक सिस्टम है जो हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है, यहाँ पे भी मॉनसून देखने को मिलता है, बट ट्रू मॉनसून इंडिया में ही देखने को मिलता है. मॉनसून मतलब क्या होता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द वेव्स. जो हमारा प्रॉपर एक विंड सिस्टम है, इंडिया के जो कोस्टल रीजन के पास से साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, वो मॉनसून सीजन में तो ऐसे एंटर करता है, लेकिन जैसे ही मॉनसून खत्म हो जाता है तो जो वेव्स हमारे इंडिया में आई हुई होती हैं, सपोज ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है. सॉरी, यू हैव टू बेयर विथ माय दिस काइंड ऑफ ड्राइंग, बट इट्स नेसेसरी फॉर एक्सप्लेनेशन. जो ये इंडिया का सदर्न टिप है, यहां से हमारा मॉनसून एंटर करता है, इसे हम कहते हैं मॉनसून. ठीक है. फिर उसके बाद जब मॉनसून सीजन एंड हो जाता है तो यही मॉनसून वापस, जब हमारा विंटर सीजन आने लगता है नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड, तो ये मॉनसून इंडिया से वापस जाने लगता है. सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स जो है, जिसके कारण इंडिया में रेनफॉल होती है, टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, हमें साल भर के लिए प्रेसिपिटेशन रिसीव होता है, रेनफॉल वाटर अमाउंट रिसीव होता है. यही सब फेनोमेनन किसके कारण होते हैं? मॉनसून के कारण. और मॉनसून का मतलब क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स. मॉनसून आर सीजनल विंड्स which reverse their direction with the change of season. The monsoon is a double system of seasonal winds. They flow from sea to land during the summer and from land to sea during winter. ये जो थ्योरी है सीजनल फ्लो या सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहने की, ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है. विद द टाइम इस थ्योरी में इन्वॉल्वमेंट हुआ और देखा गया सिर्फ ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज नहीं है, यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो इक्वेटर के पास है. ये कन्वर्जन जोन है जहां पे दोनों साइड से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक से जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, वो जाकर मीटअप करती हैं. समर सीजन में ये ITCZ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ट्रॉपिक्स तक आ जाता है. क्यों? क्योंकि जो हमारा सन है वो भी ट्रॉपिक्स तक पहुंच जाता है. सो इसी वजह से जो विंड्स हैं वो अपना हेमिस्फीयर क्रॉस करके, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर वाली विंड्स भी इक्वेटर क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती हैं और कहीं ना कहीं इंडिया में इस तरह से फ्लो करती है. इसी को आगे देखें
तो तिब्बतन प्लेट्यू का हीट अप होना, वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होना, अफ्रीका के पास जो मेडागास्कर है वहां पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होना, इस तरह से फेनोमेनन्स जो है वो मॉनसून पर वर्क करते हैं और इंडिया में मॉनसून आता है, रेनफॉल आती है। सो ये तो हुआ मॉनसून। हमारा काम मॉनसून को समझना नहीं था। मॉनसून में ही एक फैक्टर प्ले करता है ला नीना और एल नीना, उसे समझना है। अभी हम समझते हैं ला नीना का। ला नीना का स्पेनिश में मतलब होता है लिटिल गर्ल। ला नीना मतलब क्या होता है? इट मीन्स द लार्ज स्केल कूलिंग ऑफ ओशियन सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल and eastern equatorial Pacific Ocean together with changes in the tropical atmospheric circulation, नेमली विंड्स, प्रेशर एंड रेनफॉल। बेसिकली देखो होता क्या है, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में हम सब जानते हैं कि ट्रेड विंड्स चलती हैं लाइक दिस। तो कुछ ईयर्स में देखा जाता है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं जो इस वे में फ्लो करती है, ये ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो इस समुद्र का, पैसिफिक ओशियन का हॉट वाटर है वो ऑस्ट्रेलिया के पास कंसंट्रेटेड हो जाता है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के पास का रीजन और भी ज्यादा हीटअप हो जाता है, वहां पे और भी ज्यादा एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, जो ये हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, मतलब कि साउथ अमेरिका के पास वाला रीजन, ये वाले रीजन की बात कर रही हूं मैं। जो ये रीजन है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। कैसे? जब ये विंड्स, ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी तो अपना पूरा गर्म पानी ले जाएंगी ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास, और जो अमेरिका का कोस्ट है वहां पर नीचे से अपवेल होता हुआ ठंडा पानी ऊपर आएगा, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर जोन देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत ठंडा पानी देखने को मिलेगा। सो इस वजह से क्या होता है, जब पूरी ऑस्ट्रेलिया के पास हमारा कौन सा जोन क्रिएट हो गया? लो प्रेशर जोन। जो ये लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, यहां से एयर ऊपर उठती हैं और फिर जाकर मेडागास्कर के पास और भी ज्यादा हाई प्रेशर जोन क्रिएट करती हैं। जितना ज्यादा मेडागास्कर के पास यहां से एयर उठ के गिरेंगी, वहां पे उतना ज्यादा हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, और वहां से हवाएं उठकर हमारे इंडियन मॉनसून को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करेंगी। बेसिकली हमने क्या समझा कि पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन में पूरे हम इक्वेटर वाले रीजन में ट्रेड विंड्स चलती हैं। ट्रेड विंड्स अपने साथ साथ वाटर को भी एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट करती है। जब ये ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती हैं तो ये पूरा हॉट वाटर ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन क्रिएट होके वहां से विंड्स इवेपोरेट होके ऊपर उठती हैं और आगे जाके मेडागास्कर में बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर जोन क्रिएट करती है। जितना ज्यादा वहां का हाई प्रेशर जोन इंटेंसिफाई होगा, उतना ही ज्यादा इंडियन मॉनसून अच्छा होगा। इंडियन मॉनसून मतलब मॉनसून का अमाउंट, रेनफॉल का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है इंडिया में फ्लड लाइट सिचुएशंस भी आ सकती हैं। लानीना के इम्पैक्ट को डेप्थ में समझते हैं। सेंट्रल एशिया विल बिलो एवरेज रेनफॉल ड्यू टू लानीना। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, मतलब जो मेडागास्कर वाला रीजन है, जो वहां पे एक ऐसे जिबूती, इथियोपिया, यहाँ पे जो कंट्रीज है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, वहां पे देखने को मिलेगा कि एवरेज रेनफॉल से भी कम रेनफॉल होंगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो ये वाला लो प्रेशर जोन है वो अफ्रीका के पास जाकर हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगा। दूसरा, ईस्ट अफ्रीका इज फोरकास्ट टू सी ड्रायर देन यूजुअल। जो ईस्ट अफ्रीकन रीजन है वहां पे हमेशा से और भी ज्यादा ड्रायर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लोकस्ट अटैक वगैरह बढ़ते हुए हमें दिख सकते हैं। इट कुड ऑल्सो लीड टू इंक्रीज रेनफॉल इन सदर्न अफ्रीका। सदर्न अफ्रीका में increased rainfall. It could also affect the southwest Indian Ocean tropical cyclone, reducing the intensity. Southeast Asia में या some Pacific island में expected to receive above average rainfall.
In India, La Nina means the country will receive more rainfall than normal, leading to floods. हमें जो मेन चीज समझनी थी वो ये थी कि ला नीना जो है वो इंडिया में यूजुअल रेनफॉल से या एवरेज रेनफॉल से ज्यादा रेनफॉल ला सकता है, जिसकी वजह से हमें फ्लड लाइक सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। बाकी का भी हमने रिवाइज कर लिया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन में एवरेज रेनफॉल से कम रेनफॉल देखने को मिलेगी, सदर्न अफ्रीका में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट ला नीना। यूपीएससी के हैक से देखें तो ला नीना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप इसे और बेहतर तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज, 47 रेस्क्यूड फ्रॉम लाओस साइबर स्कैम सेंटर्स। बेसिकली हुआ क्या है कि हम देखते हैं हमें सोशल मीडियाज में, न्यूज़पेपर्स में या अलग अलग चीजों में हमें फॉरेन कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में दिखते हैं एडवर्टीजमेंट। सो साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई बार ये जॉब्स वेरीफाइड नहीं रहती हैं, ये कोई रियल में जॉब्स नहीं रहती हैं। लोगों को अटैक करने के लिए, लोगों को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए भी फेक एडवर्टाइजमेंट दी जाती है और लोग बिना चेकिंग किए, विदाउट मतलब उसे वेरीफाई किए जॉब को लेने चले जाते हैं और इस पूरे ट्रैप में फंस जाते हैं। एक ऐसा ही केस दिखा है, एटलीस्ट 47 Indians trapped in cyber scam centers in Laos have been rescued from Bokyo province of the country. Indian authorities have been cautioning its nationals against fake job offers in Laos and urged them to conduct due diligence to avoid being deceived. वही बात है कि अगर आपको कहीं पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, हमें इस चीज से ये समझना है कि साइबर स्कैम्स कितने हद तक बढ़ रहे हैं। यूपीएससी का टॉपिक रहा है साइबर सिक्योरिटी, उसमें आप इस तरह के एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो कि किस तरह से इंडिया ने रेस्क्यू किया लोगों को लाओस से और उसके पीछे का रीजन क्या था, फेक जॉब ऑफर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन इज Pradhan's letter to CM was primarily about signing PM Shri MOU. बेसिकली जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के हेड है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने तमिलनाडु के सीएम को दैट इज स्टालिन जी को लेटर लिखा था रिगार्डिंग द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग पीएम श्री योजना। हमने पहले भी देखा कि स्टेट कंटिन्यू डिमांड कर रहा है कि जो भारत के मतलब स्टेट के फंड्स को जो रोका गया है उन्हें दिया जाए, तो उसके पीछे उन्होंने बताया कि आपको पीएम श्री योजना के लिए मेमोरेंडम साइन करना पड़ेगा, तब जाके एजुकेशन रिलेटेड फंड्स आपके एलोकेट होंगे। उसके लिए पहले ही जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने सीएम को लेटर लिख चुका था। नॉट इम्पॉर्टेंट, अगेन हमने कल ही डिस्कस की है पीएम श्री योजना। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है जिसमें हम 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे। ये एग्जिस्टिंग स्कूल्स है, इनका काम ये होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके सारे एलिमेंट्स को इनमें इम्प्लीमेंट किया जाए और आसपास जो इसके विसिनिटी में जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल के दायरे में आएंगे, उनके लिए जो पीएम श्री स्कूल है वो एज अ रोल मॉडल वर्क करे और आसपास के सारे स्कूल्स उससे चीजों को ग्रैस्प करें। नेक्स्ट, 3 language formula will help students learn other languages if not Hindi minister. Basically, Union Minister of State for Information and Broadcasting L. Murugan on Saturday said the 3 language policy would help students in Tamil Nadu learn Telugu, Malayalam and other languages if not Hindi. हम हमेशा से देखते आए हैं कि जो सदर्न स्टेट्स है कहीं ना कहीं उनकी ये प्रॉब्लम रही है या उनका ये मानना है कि चूंकि सेंटर में ज्यादा डोमिनेट करते हैं जो नॉर्दर्न की पार्टी है वो, तो उनको ऐसा लगता है सदर्न स्टेट्स को कि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं चीजें इम्पोज की जा रही हैं, लैंग्वेज रिलेटेड चीजें हो गई या कोई और चीजें हो गई। तो उनका मानना ये है कि ये कोई इम्पोजिशन नहीं है। अगर हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर आगे बढ़ते हैं, अगर तमिल के स्टूडेंट, सदर्न स्टेट्स के स्टूडेंट्स हिंदी नहीं भी सीखना चाहते तो भी अगर हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में तेलुगु, तमिल और इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज को इंक्लूड करते हैं तो वहां के बच्चों में के अंदर स्किल्स ग्रो की जा सकती है। इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है कि यूपी और बिहार के बच्चे जो हैं वो तमिल लैंग्वेज को सीख रहे हैं,
सिमिलरली सदर्न में भी कोई अगर थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला पे वर्क करके अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेगा, सो दैट विल बी यूजफुल। साथ के साथ इसी दौरान मिनिस्टर जी का स्टेटमेंट भी आया, जो सदर्न स्टेट्स के लिए 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को अलाउ किया गया है, उसके रिगार्डिंग दे विल हेल्प स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेडर्स कम्यूट इजिली एंड एड द स्टेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहीं ना कहीं स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करेगी, लोगों को यहाँ से वहां कम्युनिकेट करने के लिए या मतलब ट्रैवल करने के लिए एक अच्छा साधन प्रोवाइड करेगी। दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बस हमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला समझना था। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस थेरेपी कैन टैकल इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन, फाइंड्स निमहंस स्टडी। एक स्टडी एक केस आया सामने जिसके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट था जो कि मेडिकल फील्ड को बिलोंग करता था, बट पहले तो वो स्टूडेंट एज अ हॉबी या एज अ थोड़ा सा माइंड फ्रेश के लिए गेमिंग करता था, लेकिन फिर उसकी स्केड्यूल में गेमिंग प्रायोरिटी बन गई और स्टडी साइडलाइन हो गई। तो इसके चलते जो गेमिंग इतनी ज्यादा बढ़ने की वजह से उस बच्चे के अंतर्गत, उस स्टूडेंट के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जैसे कि डिप्रेशन लाइक सिचुएशन, एंजाइटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड का ना होना। सो निमहंस ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसके अकॉर्डिंग जो ये डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है, उन सबको ट्रीट करने के लिए माइंडफुलनेस थेरेपी को यूजफुल बताया गया है। कहा जा रहा है कि माइंडफुलनेस की जो थेरेपी है उससे जो स्टूडेंट्स हैं जो ये ऑनलाइन गेमिंग के ट्रैप में फंसते चल जा रहे हैं या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकसनेस, ये सब आ रहा है, तो अगर माइंडफुलनेस के थ्रू कामली चीजों को कंडक्ट किया जाएगा तो स्टूडेंट्स कैन बी बैक टू देयर नॉर्मल स्केड्यूल ऑफ कंसंट्रेशन लेवल। बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है निमहंस को समझना। निमहंस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। इट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस गवर्न्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टाइटल निमहंस एक्ट 2012। This institute is multidisciplinary institute for patient care, academic pursuit and cutting edge research in the field of mental health and neurosciences। Basically neuroscience और mental health को लेके जो apex body है वो है निमहंस, जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस है। ये अपनी स्टडीज, अपनी रिसर्चेस आए दिन पब्लिश करती रहती है। न्यूरोलॉजी में कोई भी डेवलपमेंट होने के लिए, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को टैकल करने के लिए निमहंस के रिकमेंडेशंस को माना जाता है। पहले इसे यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया था 1994 में, उसके बाद 2012 में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। सो नेक्स्ट आर्टिकल, एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन अ सीरियस कंसर्न सेज पीएम। सिमिलरली अगेन कोलकाता वाले केस को लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आया है कि जो विमेन्स के अगेंस्ट एट्रोसिटीज होती है, प्रॉब्लम होती है, वो एक ग्रेट कंसर्न का बात है। उनका मानना ये है कि इंडिया में ऑलरेडी ऐसे लॉज हैं, ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए अवेलेबल हैं। साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो अभी हमने इम्प्लीमेंट की है भारतीय न्याय संहिता, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक स्टेटमेंट है, सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। इन सबको देखते हुए हमारे लिए जरूरी है कि जो विमेन्स के खिलाफ एट्रोसिटीज हुई हैं या उनके खिलाफ जो इनजस्टिस हो रहा है उन सबको कम करके हम अपने इस मोटिव को अचीव करें कि हमारे लिए जस्टिस पहले है, विमेन की डिग्निटी पहले, सिटीजन हमारे लिए पहले है। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। Next, Center asks Bengal to expedite setting up of fast track courts। हमने पहले भी, कल भी इस मैटर में डिस्कस किया कि जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक्ट हुआ रेप एंड मर्डर केस का, उसके बाद कंटिन्यू स्टेट की डिमांड आ रही है कि हमें सेंट्रल लॉज लाए जाए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि भाई एक्ट्स पहले से है, आपने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसी के रिगार्डिंग 2019 में हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इम्प्लीमेंट किए थे, जिसके अकॉर्डिंग होता क्या था कि जो इस तरह के केसेस है, स्पेशली हम बात करें पॉक्सो केसेस, जो केसेस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आ रहे थे, तो उन केसेस को डील करने के लिए उन्हें फास्ट टू फास्ट
प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए और फिर बताने के लिए कि क्या क्राइम हुआ है, इन सब के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए थे 2019 में। बट वेस्ट बंगाल में देखा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी प्रॉपर फंक्शनल नहीं है। देन नेक्स्ट, यूनिफॉर्म कोड एसेंशियल फॉर जेंडर जस्टिस सेज उत्तराखंड स्पीकर। सेम न्यूज यूसीसी। यूसीसी क्या है, मैंने पहले ही डिस्कस किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में बताया गया है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। यूसीसी मतलब कि जैसे कि इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, हर एक सेक्ट के अपने एक्ट्स होते हैं, उन सब एक्ट्स के अंतर्गत अलग अलग डाइवर्सिटी है। उन एक्ट्स को हटाकर हमें एक यूनिफॉर्म कोड लाना है जो हर एक इंसान को यूनिफॉर्मली गवर्न करे। सो बेसिकली उत्तराखंड में 9 नवंबर को अप्रोक्स है कि हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, लीगली लाएंगे। वहां की गवर्नर के स्टेटमेंट्स आए हैं कि जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए भी यूसीसी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे कई सारे जो लॉज हैं जो बात नहीं करते हैं जेंडर इक्वलिटी को लेके, कहीं ना कहीं जेंडर्स को नीचे मानते हैं, विमेन को एक कम दर्जा देते हैं, विमेन्स का प्रॉपर्टी पर पूरा राइट्स नहीं रहता, विमेन्स को अगर डाइवर्स लेना है तो उनके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं रहता, या लिव इन रिलेशनशिप के बाद जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने के लिए, इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए उत्तराखंड ने यूसीसी को लाया है, जिसे वो 9 नवंबर को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी के फीचर्स हमने पहले ही परसों की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं इन डिटेल। यहाँ पे हमने सिर्फ उसे रिवाइज किया। डिटेल जानने के लिए आप परसों की क्लास को एक बार वॉच करिए। नेक्स्ट, IAF हेलीकॉप्टर लिफ्ट्स डैमेज चॉपर ड्रॉप्स इन मिड एयर। बेसिकली उत्तराखंड वाले रीजन में देखा गया कि एक चॉपर डैमेज हो गया, जिसको बाद में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने लिफ्ट अप किया। इससे कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। आज की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, सेंटर प्लान्स टू बूस्ट 2G एथेनॉल प्रोडक्शन, सेट अप एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टू रिड्यूस इंपोर्ट्स। हमारे लिए इस पूरे आर्टिकल से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सामने निकल कर आती हैं। पहली, बायो E3 पॉलिसी, जिसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रोक्स 25 अगस्त को इम्प्लीमेंट किया है। दूसरी जो सामने आती है वो है 2G इथेनॉल प्रोग्राम। एक एक करके समझते हैं। बायो E3 पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका बेसिक वो क्या है, एम, high performance manufacturing leads to the manufacturing of bio-based products through the integration of advanced biotechnological processes. बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज करते हुए हमें बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इसी को हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग बोला जा रहा है। इसका एम क्या है, जो आज की प्रॉब्लम है, जो क्लाइमेट को लेके प्रॉब्लम चल रही है, फूड इनसिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम चल रही है और ह्यूमन हेल्थ को लेके प्रॉब्लम चल रही है, इन सब प्रॉब्लम्स को कम करना और इन पर अपना एक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम बायो E3 पॉलिसी सामने लाए हैं। पॉलिसी फोकस क्या करती है कि बायोलॉजी को इंडस्ट्रियलाइज किया जाए, मतलब कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बायो चीजों को यूज करें, जिससे कि सस्टेनेबल और सर्कुलर प्रैक्टिसेस सामने आए, which are crucial for addressing critical societal issues. The policy focuses on industrializing biology to promote sustainable and circular processes. Second thing, जो बायो E3 पॉलिसी है वो 6 मेजर एरियाज में, 6 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में फोकस करती है। दैट इज केमिकल्स एंड एंजाइम्स, फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, बायोथेराप्यूटिक्स, climate resilient agriculture, carbon capture and its utilization, futuristic marine and space research. बायो E3 पॉलिसी के जो 6 एलिमेंट्स है जिन पे बायो E3 पॉलिसी फोकस करेगी वो ये है। देन हमारी जो बायो E3 पॉलिसी है वो हमें मदद करेगी नेट जीरो कार्बन को अचीव करने में। इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि हमें 2070 तक 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना है, मतलब कि जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही हम उसे एब्जॉर्ब कर ले।
कार्बन की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर और राइज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज नेट जीरो की पॉलिसी जो कि हमें 2070 तक अचीव करनी है। बायो E3 पॉलिसी को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे गुड्स ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है जिससे कि कार्बन का एमिशन कम होगा, उससे हम नेट जीरो एमिटर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए जो ये बायोटेक्नोलॉजी है वो इंडिया को कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करेगी टूवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ। सो दिस वाज अबाउट बायो E3 पॉलिसी। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल था इसमें वो था 2G इथेनॉल। बेसिकली इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, दैट इज 80-20 का रेशियो। अभी हम अपने फ्यूल्स में पूरा 100% पेट्रोल यूज करते हैं। इंडिया ने अपनी पॉलिसी लाई कि हमें 100% फ्यूल को खत्म करके उसमें इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है। उसके बेनिफिट्स क्या आएंगे? जो हमारा हमारा क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कम होगा, पॉल्यूशन लेवल कम होगा। कहीं ना कहीं हम जो पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं उसके इंपोर्ट में हमें कमी देखने को मिलेगी, मतलब विन विन लाइक सिचुएशन है। सो बेसिकली इंडिया ने टारगेट किया कि हम पूरा 100% पेट्रोल ना यूज करके ऐसा फ्यूल बनाएंगे जो कि बायो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, पॉल्यूशन लेवल भी कम करे, साथ के साथ हमारे लिए फाइनेंशियली एक अच्छा साबित हो। सो हमने टारगेट सेट किया कि हम अभी 100% में से 20% उसमें इथेनॉल मिक्स करेंगे। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि कह सकते हैं इट्स द काइंड ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक मैटर। एक ऐसा फ्यूल है जिसको हमने प्रोड्यूस किया है ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हुए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए या इथेनॉल बनाने के लिए हमारे पास 4 जनरेशन्स है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हम यूज करते हैं एडिबल फूड आइटम्स का, जैसे कि शुगर केन हो गया या और भी फूड आइटम्स, उनको हम डिकम्पोज करके और प्रोसेसेस करके इथेनॉल बनाते हैं। पहला चीज, इससे क्या होता है कि हमारे फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि अगर अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि अगर हम अपनी जो फूड चेन है उसका जो चैनलाइज है कि फूड किस लिए यूज होना चाहिए, खाने के लिए, उसे हम डाइवर्ट करके एथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क उठेगा। सेकेंड थिंग, फूड इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो इसलिए हमें फर्स्ट जनरेशन के साथ तो प्रॉब्लम सामने नजर आ गई। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में हम फूड के नॉन ईडेबल पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, हस्क हो गया, नारियल के छिलके हो गए, इस तरह के पार्ट्स को हम यूज करके इथेनॉल बनाते हैं। 2G इथेनॉल हमेशा हमने प्रमोट किया है। सिमिलरली जो अभी का आर्टिकल है वो 2G इथेनॉल को ही लेकर बात कर रहा है कि सेंटर प्लान्स टू बूस्ट 2G इथेनॉल। याद रखने वाली बात ये कि 2G में हम कौन से मटेरियल यूज करेंगे, ऐसे मटेरियल जो कि नॉन एडिबल्स हैं, ठीक है। थर्ड होता है ऐसा इथेनॉल जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। देन लास्ट एंड फोर्थ जनरेशन में हम GM क्रॉप्स, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करेंगे इथेनॉल बनाने के लिए। सो बेसिकली जो आज की न्यूज आई है वो ये आई है कि जो सेंटर है वो बात कर रहा है 2G इथेनॉल को प्रोडक्शन के लिए एक एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बूस्ट करना है। बेसिकली होता क्या है, हमने बात की 2G इथेनॉल में हम फूड आइटम्स का नॉन ईडेबल पार्ट यूज करते हैं। सो उस नॉन ईडेबल पार्ट को इथेनॉल बनाने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत रहती है। वो एंजाइम्स यूजुअली अभी तक तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगेन उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो इंपोर्ट बिल है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और जो हमारा टारगेट है कि फाइनेंशियली फ्यूल को कन्वीनियंट बनाना या रीजनेबल प्राइस के अंतर्गत अवेलेबल करवाना, वो टारगेट तो अचीव ही नहीं हो रहा है। सो अभी का जो न्यूज आई है वो ये आई है कि सेंटर जो है वो प्लान कर रही है इस तरह के एंजाइम्स के प्रोडक्शन को इंडिया में ही बूस्ट करने का, जो कि हमें 2G इथेनॉल प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। सो बेसिकली हमने इस आर्टिकल से एक्स्ट्रा ही कवर कर लिया है, सो आपको जरूरत नहीं है अब ये आर्टिकल पढ़ने की।
आपको जो मैंने बताया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है, कितने परसेंटेज तक करना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग की 4 जनरेशन कौन कौन सी होती है, उसमें क्या क्या यूज होता है, उससे रिलेटेड जो ड्रॉबैक्स हैं वो सब याद रखिएगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग यूपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, स्लोइंग ऑफ जीडीपी ग्रोथ ड्यू टू लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एमसीसी। बेसिकली हमने कल देखा कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.7% हमने देखी। आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था कि जो ये ग्रोथ रेट है वो 7.1% होगी। उसके बाद आरबीआई से स्टेटमेंट मांगे गए कि क्यों इंडिया में ग्रोथ रेट कम देखने को मिली है, तो आरबीआई ने बताया कि जो अभी लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसके अंतर्गत इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लाई किया। हम सब जानते हैं हर इलेक्शन के पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। उसके अंतर्गत गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम रखी या उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाई, इस वजह से हमें जीडीपी कम देखने को मिली। बेसिकली आरबीआई का मानना ये है कि कंजप्शन लेवल हो या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों में ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा ही रही है। जो कमी आई है जीडीपी में वो 2 फैक्टर्स की वजह से आई है। पहली तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कम रहा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जीडीपी कम दिखी। नेक्स्ट, DGTR moves levy on China एल्यूमिनियम फॉयल। बेसिकली देखा गया कि जो इंडिया है उसमें एल्यूमिनियम का एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो हमारा इंडिया है वो चाइना से एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहा है। इंडियन मार्केट में 1/3 ऑफ पार्ट में चाइना का एल्यूमिनियम डोमिनेट कर रहा है। सो जरूरत पड़ी कि हमें इस तरह की हम इस तरह की कंडीशंस को कर्व करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो हमने चाइना को कई बार देखा है कि चाइना अपने गुड्स को बहुत ही कम अमाउंट में इंडिया में डंप कर देता है मतलब कि जो उसका रीजनेबल प्राइस है, जो उसकी कंट्री में प्राइस है, उससे भी कम अमाउंट में वो इंडिया को अवेलेबल करवाता है ताकि वो गुड कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में डोमिनेट कर पाए। तो इस तरह की एक्टिविटीज को कर्ब आउट करने के लिए इंडिया एंटी डंपिंग टैक्स लगाता है या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। इससे क्या होता है, जब कोई भी गुड्स चाइना से इंडिया की तरफ आने को करता है तो मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के पहले उस पर एक तरह का टैक्स लगाया जाता है जिसे बोला जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसी तरह से इंडिया ने प्लान किया है कि अब वो एल्यूमिनियम पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लोकल मार्केट में ही एम्पल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम है, तो क्यों हम दूसरी कंट्री से इतना ज्यादा एल्यूमिनियम इंपोर्ट करें। ये काम किसने किया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। Then next, why did the center alter its pension plan? Again same news, pension plan। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 2004 के पहले इंडिया में पेंशन प्रोग्राम जो चल रहा था, वेट अ सेकेंड, ओके, आई थॉट देयर इज अ टेक्निकल इशू बट नो, देयर इज नथिंग सच लाइक सिचुएशन। सो डिस्कस करते हैं, व्हाई डिड द सेंटर ऑल्टर इट्स पेंशन प्लान। पेंशन प्लान को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 2004 के पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पेंशन इंश्योर्ड रहती थी, उन्हें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना था। गवर्नमेंट अपने तरफ से टैक्स पेयर्स का 100% पैसा यूज करके एम्प्लॉय को पैसा देती थी, अप्रोक्स 60% ऑफ देयर लास्ट ड्रिवन सैलरी, उसके बेसिस पे उनको दिया जाता था पेंशन, और कहीं ना कहीं डियरेंस अलाउंसेस वगैरह भी दिए जाते थे। लेकिन 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नई पेंशन स्कीम, जिसे न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम बोला जाता है, उसे इम्प्लीमेंट किया। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट टैक्स पेयर का पैसा 100% पेंशन में नहीं देती थी। प्रोविजन लाया गया कि अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज देगा गवर्नमेंट को, और उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी एक उसमें मिलाएगी, और जो पूल्ड मनी होगा उसको जो
पेंशन फंड मैनेजर्स होंगे वो अलग अलग जगह में इन्वेस्ट कर देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ट्रेजरी बिल्स हो गए या कॉमर्शियल बिल्स हो गए, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करेगी और जो भी प्रॉफिट्स वहां से जनरेट होगा वही पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एज अ पेंशन। सो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। साथ के साथ इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोलने लगे कि अगर जो इन्वेस्टेड मनी है उसमें से पैसा नहीं आया तो फिर हमें कम पेंशन मिलेगी, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेके इश्यूज होने लगे। सो आए दिन इस पर मुद्दा सामने आता था। कांग्रेस गवर्नमेंट इस चीज को फिर पॉलिटिसाइज भी करने लगी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जीतने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ ही वापस शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें सामने देखने को मिली, बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। बट फिर अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने टी सोमनाथन के गाइडेंस में एक कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिससे कि जो लोगों की एस्पिरेशंस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनकी एस्पिरेशंस भी फुलफिल हो पाए और हमारे लिए वो चीज फिजिकली प्रूडेंस साबित हो पाए। सॉरी, देयर वाज अ टेक्निकल इशू, सो कंटिन्यू करते हैं। सो कमेटी बनाई निर्मला सीतारमण जी ने जिसने फिर से रिकमेंडेशंस दी। उसके अकॉर्डिंग रिसेंटली गवर्नमेंट सामने लेकर आई है एक यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। इसके अंतर्गत एम्प्लॉयज को इंश्योर किया गया कि उनकी लास्ट ड्रिवन सैलरी के 50% तक उन्हें पेंशन दी जाएगी। सेकेंड थिंग, उन्हें ये भी बोला गया कि अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल तक गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है तो उसके लिए 10,000 मनी भी फिक्स किया गया कि इससे कम उसकी पेंशन नहीं रहेगी। एट द टाइम अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन इंश्योर की गई 60% तक। साथ के साथ ये भी कहा गया कि जो अलाउंसेस होंगे, डियरनेस अलाउंसेस या पेंशन वगैरह भी होगी, उसे भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रखा जाएगा। इस तरह के प्रोविजन सामने लाएगा। अब बात की जा रही है कि जब गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड बता दिया था कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ नहीं शिफ्ट होगी, फिर क्यों ऐसी चीजें सामने आई। सो बेसिकली जो कमेटी बनाई गई थी इस पूरे मुद्दे को देखने के लिए, उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट को पब्लिकली नहीं अवेलेबल किया कि किस वजह से सेंटर ने पेंशन प्लान को चेंज करने की कोशिश की है। हमारे लिए यूपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट था तीनों प्लान्स को समझना कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। अभी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कई सारे डाउट्स हैं एम्प्लॉयज के बीच में कि कैसे जो पहले हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता था अपनी सैलरी का, वो स्टिल हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या 100% पेंशन गवर्नमेंट के साइड से आएगी। पूरा इसको डेवलप होने देते हैं, फिर और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज बीजिंग मनीला ट्रेड ब्लेम इन न्यू साउथ चाइना सी क्लैश। हम सब जानते हैं साउथ चाइना सी में आए दिन फिलीपींस और चाइना के बीच में क्लैशेस होते हैं, उनके सीज वगैरह को लेकर प्रॉब्लम सामने देखने को मिलती है। 2 न्यू मर्डर केस फाइल्ड अगेंस्ट हसीना इन बांग्लादेश। वी ऑल नो बांग्लादेश में जो इशू चल रहा था जिसकी वजह से शेख हसीना जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा, इंडिया आना पड़ा। उसके बाद कई सारी चीजें सामने आ रही है, उनके ऊपर कई सारे केसेस फाइल किए जा रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जिन लोगों की डेथ हुई उनकी कहीं ना कहीं डेथ शेख हसीना जी की वजह से हुई। Not that much important. So thank you so much. This was all about today. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए ज्वाइन कीजिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए ताकि समय पर आपको अपडेट्स मिलती रहें जो भी हम नए वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, जिससे आपका एग्जाम क्रैक करना और भी ज़्यादा इजी हो जाए। थैंक यू।